दे दिए कि ये लोकल इन्फ्लेमेशन होंगे और इन्फ्लेमेशन इज द फाउंडेशनल डिजीज ऑफ एवरी डिजीज। वो सेल से शुरू होता है, टिश्यू तक जाता है, अवयव तक जाता है या सिस्टम तक जाता है, ये क्या है। तो सबसे पहले शोथ को देखिए, और शोथ जो है वो कितने टिश्यू तक या ऑर्गन तक गया है वो देखिए। वो निज कारण से है या आगंतुक कारण से है वो देखिए। और उसके बाद आप दोषों के ये 63 भेद है, और ये आस्यापकर से क्षीण दोष से भी रोग होते हैं, ये बताया। तो ये सब 18वें अध्याय में। 19वां और 20वां अध्याय जो है वो रोगों की गणना है, लेकिन 21वें अध्याय में फिर आचार्य अष्टौ निंदती है कि जितने भी एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनका ट्रीटमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके एंडोक्राइन्स चेक कीजिए। इसके 8 उदाहरण दे दिए, और 8 उदाहरण में भी जो मेद धातु है उसका एक मुख्य कार्य है कि वो इन एंडोक्राइन्स को दुष्ट कर सकता है। तो सबसे पहले उसको देखिए। और उस 4th अध्याय में ही ये बताया कि विकार कितने भी होंगे ता एव अपरिसंख्य या विद्यमाना भवन्ति, रुजावर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी, वो तो अनेक होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आप बाकी के एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। गणित की किताब देखी होगी ना आपने, कुछ एग्जाम जो है एग्जाम्पल देते हैं, वो सॉल्व करके बताते हैं, बाकी आपको घर पे सॉल्व करना है या टीचर से सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद में जब अष्टौ निंदती अध्याय बताया तो उन्होंने बताया कि व्हाट एंडोक्राइन्स डू, वो क्या कर सकते हैं। वो मॉडर्न ने उसको ले लिया और हर एक में जांच करवाते हैं। फिर एक और अध्याय बताया विधि शोणिती है कि इसकी सारी जितनी भी पैथोलॉजी है वो ब्लड कैरी करता है। युनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम यनोवर्तते, ये शोणित है जो प्राण को डिस्पेंस करता है, हर एक सेल तक पहुंचाता है। और इस प्राण में ही, इस रक्त में ही वो सारी की सारी विकृतियों का एक प्रतिदर्श है। इसलिए इस ब्लड को चेक करवा लीजिए कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको निदान स्थान तक जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर हो जाएगा। तो यही करवाते हैं वो सब लोग। तो हमारा 24वां अध्याय विधि शोणिती अध्याय। उसके बाद में एक और अध्याय बताया 28वां अध्याय विविधाशीति अध्याय, कि ये जो आम है, अग्नि दृष्टि है, ये आम जिस किसी धातु या दोष या मल के साथ संश्लिष्ट होगा, जिस किसी स्रोतस में जाएगा तो उसमें अलग अलग व्याधियां कर सकता है। संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णामुखामया जनियत्यम्ल पित्तं च पित्तजांश्च चापरान्यदा यक्ष्मपीनस मेहादीन कफजान कफसंगतम करोति वात संश्लिष्टम वातजांश्च गदान बहु रसादिभिश्च संश्लिष्टम कुर्याद रोगान रसादिजान और मूत्र रोगान मूत्रस्थम सकृत गोतान सकृत गतम और इंद्रिय प्रदोषज भी। ये सारे आम प्रदोषज रोगों को आप इस अध्याय में देखिए कि इसके डाइजेशन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है उसका साधगुण्य और साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप एंटर कीजिए रोग निदान। अब आप 8 रोग कम से कम देख लीजिए। वो रोग नहीं है, वो रोग समुदाय है। हम जब CCRS में ये ICD का काम कर रहे थे आयुर्वेद में, तब हमने देखा कि 4000 से ज़्यादा व्याधियाँ तो केवल ज्वर के अंतर्गत संग्रहित हो सकती हैं। गुल्म के अंदर इतने प्रकार के सूल और इतने प्रकार के अर्बुद, ग्रंथि, नोडुल, अपची सब उसके अंतर्गत संग्रहित हो सकते हैं। तो वो एक बड़ा ग्रुप है। वो आचार्यों का कहने का अभिप्राय ये था कि कम से कम इन 8 को निदान करना सीख लीजिए, बाकी सबका निदान हो जाएगा। तो अब निदान स्थान में आने की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले आप त्रिमल को जान करके, धातु को जान करके, दोषों के भेदों को जान करके, क्षीण दोषों की और वृद्ध दोषों की अवस्था को जान करके, उसके बाद में आप शोथ के आगंतुक और निज कारणों को जाने। उसके बाद में आप लोकल है या जनरल है, हैं वो दीवाबली, रात्रि बलि, एक
एकांग, अदरांग, ऊर्ध्वांग कहाँ कहाँ है। उस शोथ में ही जितने प्रकार के शोथ है। अब मॉडर्न डायग्नोसिस क्या होता है? मॉडर्न डायग्नोसिस में हमने देखा है केवल नॉमेनक्लेचर होता है कि ये गैस्ट्राइटिस है, ये इंट्राइटिस है, ये कोलाइटिस है, ये इसोफेजाइटिस है, ये एपिग्लोसाइटिस है। तो इससे निदान, इससे चिकित्सा कैसे होती है? वो तो एक नाम है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ एक लोकल शोथ है। चिकित्सा तो उसमें दोष समुदाय क्या है, उसका धातु क्या है, स्रोतस क्या है, वो है चिकित्सा। तो चिकित्सा में उस शोध से चिकित्सा नहीं होगी। वहाँ पर चिकित्सा लिखी भी नहीं है त्रिशोथी में। चिकित्सा जो है वो 12वें अध्याय में वो कहते हैं शुद्ध्यामया भक्त कृषाबलानाम क्षारागमति स्तोत्र गुरु प्रसेवा दद्यामरिच्छा विरोधी दुष्ट गरोपसृष्टानिष्ट। ये सब निदान करने से वो जो उच्छेद लिंगम स्वयथुम करोति, वो बाह्य सिराओं में यदि कपोवित्ते, वो अगर वहाँ से रिपोर्ट नहीं हो रहा है, वो जो लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो या कोई रिसाइक्लेबल वेस्ट है, वो अगर रिसाइकिल नहीं हो रहा है तो शोथ होगा। वो लिक्विड वेस्ट किडनी से नहीं निकल रहा है तो बस्ती दुष्टि होगी। अगर वो हृदय तक ही नहीं पहुंच पा रहा है रिसाइकिल होकर के, तो हृदय की दुष्टि होगी। और अगर वो ब्रेन में किसी भी कारण से थोड़ा बहुत भी पहुंच गया तो वहाँ का वेंटिलेशन तो और भी पुअर है, तो उसकी सिरोदृष्टि होगी। इसलिए वो शोथ ही है जो वहाँ पर जाता है। और ये बात मॉडर्न को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। उनका निदान का क्रम यही है और हमने अपना क्रम छोड़ दिया। हम सीधे एक डायग्नोसिस, रेनॉल्ड सिंड्रोम, क्रॉन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसमें एक आयुर्वेदिक चिकित्सा जो मोस्टली पेटेंट होती है उस पर डिपेंड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चरक को सिद्धांत रूप से चिकित्सा के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में ही चिकित्सा विधान हो सकता है। और मुझे आज बहुत सारे वर्ष हो गए, मैंने गुरुजी को भी देखा और उनके गुरुओं को भी चिकित्सा करते हुए देखा और बाकी भी संसार में उनको कभी आवश्यकता नहीं पड़ी इस प्रकार के निदान में कोई विकल्प खोजने की, है ना, क्योंकि उनका एक बड़ा शुद्ध संकल्प था और उससे वो काम कर रहे थे। और मैं देख रहा हूँ कि ये सौमित्री निदान, ये कोई कम बात है कि आज 2-3 हज़ार साल बाद में किसी शास्त्र को अब उसी लैंग्वेज में, उसी पैटर्न में, उसी शैली में लिखने की आवश्यकता पड़ी। और आचार्य जी ने ये काम जो है वो कितना सहजता से किया होगा मुझे समझ में नहीं आता। और यही विधा है जो आयुर्वेद को विकसित कर सकती है। मेरा बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस है दुनिया भर के देशों में भी। वहाँ पर आप आयुर्वेद के अलावा अगर थोड़ी बात भी इधर उधर मॉडर्न की करते हो तो वो आपको फट से रोक देते हैं कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये सब हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, आप तो अपनी बात कीजिए। और वहाँ पर उस दृष्टि से बड़े बड़े लोग निदान नहीं कर पाते हैं और आयुर्वेद से निदान होते हैं। इतनी सारी आप इतने इन्वेस्टिगेशन, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसके बावजूद भी मैंने आपको कल बताया था कि रॉन्ग डायग्नोसिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्राइसिस फॉर द फैटेलिटी ऑफ द पेशेंट्स। अभी भी इन सब के बावजूद, क्यों कि वो डायग्नोसिस है ही नहीं। वो एटॉमिक डायग्नोसिस जो है वो इस इंटीग्रेटेड होल जो बॉडी है उसको डायग्नोज करने में असफल है। आप एक अणु की एक टेक्नोलॉजी से परीक्षा कर रहे हैं, वो अणु उसका समस्त शरीर नहीं है। और उसमें जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो कम से कम सिर बस्ती और हृदय का इतना तो समझिए। इतना समझने के बाद में सब सिद्धि स्थान में आते हैं, तब वो कहते हैं कि इस सिर के अंतर्गत क्या क्या होंगे जिनकी आपको परीक्षा करनी पड़ती है। तब वहाँ पर 10 प्रकार के सिरोरोग अलग से लिखे, फिर वहाँ पर हृदय रोग जो है वो अलग से लिखे, और फिर बस्ती रोग, मूत्राघात, 13 प्रकार के मूत्राघात लिखे। और इतने प्रकार के लिखने के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं आयुर्वेद में मटेरियल कम है, अभी तक 20 प्रकार के प्रमेय है
मॉडर्न में कोई नहीं जानता है, जबकि हमने उस समय 20 प्रकार के प्रमेय लिखे थे। अब केवल एक डायबिटीज़ मेलाइटस पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी 20 प्रकार के प्रमेय नहीं जानते। 13 प्रकार के उदाहरण जो कोई नहीं जानता। और इसी तरह से हम वातव व्याधियों के आवरण में जाएंगे तब तो वहाँ पूरा ही अंधेर है। कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी अब तक वात को किसी भी ढंग से परसीव नहीं कर पाई है कि वो वात क्या है और किस रंग से आवृत करता है, कब वो धातुगत होता है और कब वो दोषों के क्षय से, धातुओं के क्षय से वृद्ध होता है, कब वो स्वनिदान से प्रकोपित होता है और कब वो अचय प्रकोप होता है, कब उसका चय प्रकोप होता है। तो ये समझ में नहीं आ सकती कोई बात, ये तो आपको आयुर्वेद ही समझना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन ये भविष्य की जो पीढ़ी है उससे निवेदन है कि आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक ऐसे महापुरुषों को एक बार अनुगमन कीजिए और ये आयुर्वेद आपको कर्तलगत आमलकवत स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये टीचर नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो टीचिंग नहीं कर रहा है। आपको हाथ पर रखे आंवले की तरह से आयुर्वेद दिखना चाहिए और ये दृष्टि जो है वो आप डेवलप कीजिए और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे को बस केवल इतना ही कहना था। मैं धन्यवाद, कृपा आप लोगों ने मुझे समय दिया। मैं पहली बार इस आयुर्वेद के साम्राज्य को देख रहा हूँ कि कितना विशाल, और अभी आचार्य जी सुबह भी बता रहे थे और कल भी हमने देखा कि उनकी कल्पनाएं क्या है, उनकी संकल्पनाएं क्या है। जब चिंत्य विचार्य ओये और ध्येय अपनी भावना के साथ में संकल्प को पुष्ट करते हैं तो ये सृष्टि उत्पन्न होती है। और आप सब लोग इसको देख करके आश्चर्यचकित नहीं हो, इसको लेकर के संकल्पबद्ध हो कि हमें भी ये करना है। धन्यवाद।